आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 26/11 इंसाफ अभी बाकी है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 4 साल पहले तबाही की वो रात आई थी। 4 साल पहले 26 नवंबर को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई में खून की होली खेली थी। कुछ ही दिन पहले मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब को फांसी हुई थी। लेकिन क्या सिर्फ उसे फांसी हो जाने से हो गया, मिल गया पूरा इंसाफ, या फिर इंसाफ अभी बाकी है? छब्बीस नवंबर 2008। वो रात बेहद खौफनाक थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का सीना आतंकी गोलियों से छलनी हो रहा था। देश के दुश्मनों की राइफलें बेकसूर लोगों पर मौत बनकर बरस रही थी। उस रात मुंबई की शान होटल ताजमहल में देश के दुश्मन मेहमानों को मौत परोस रहे थे। उस रात मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मौत का तांडव चल रहा था। उस रात मुंबई थर्रा उठी थी। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। 59 घंटों तक मुंबई में दहशत ने डेरा जमाए रखा था। चार साल पहले की उस भयानक रात में आतंकी कहर के बाद मुंबई फूट फूट कर रोई थी। करीब 4 साल बाद, तारीख 21 नवंबर 2012। दहशत की वो भयानक यादें अपनी सालगिरह पर इससे पहले दर्द का कोई राग छेड़े मुंबई को जैसे अचानक सौगात मिली थी। देश का सबसे बड़ा गुनहगार, मुंबई का सबसे बड़ा दुश्मन, उस भयानक रात का सबसे बड़ा अपराधी अजमल आमिर कसाब अपने अंजाम तक पहुंच गया। इक्कीस नवंबर को मुंबई अभी नींद से ठीक से जागी भी नहीं थी कि उसकी सुबह हसीन हो गई। सुबह 7:36 पर देश के दुश्मन और दर्जनों बेकसूर लोगों के हत्यारे कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। पूरे देश का कलेजा जैसे ठंडा हो गया। उसको कसाब को फांसी लगी तो मुझे बहुत ये है कि उसकी वजह तो मगर मेरी लाइफ पूरी बिगड़ गई। कि हम लोग जहाँ रहते वहाँ बोलते कि आतंकवादी की, अभी और बोलेंगे कि कसाब को फांसी लगी, अभी तो आतंकवादी आएगा ही तेरे को मारने के लिए। हो दहशत के सौदागर अजमल आमिर कसाब ने न जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ी, कितनी औरतों के माथे का सिंदूर छीना। अब कसाब की फांसी के बाद जैसे उनके दिलों की तपती रेत पर पानी की कुछ फुहारें पड़ गई हैं। भारत ने पूरा संयम और अपना संस्कार दिखाते हुए दुश्मन को भी कानूनी जंग लड़ने का मौका दिया। यही वजह है कि 26/11 की उस भयानक रात के सबसे बड़े मुजरिम को उसके किए की सजा देने में 4 साल लग गए। सुबह 7:30 बजे अजमल कसाब को यरवदा सेंट्रल प्रिजन में फांसी दी है। जिन लोगों ने इंसाफ की इस लड़ाई को मंजिल पर पहुंचाया,
देश के दुश्मन को देश के कानून से सजा दिलवाई, उनके लिए भी ये दिन कम खुशी का नहीं। कसाब को फांसी की सजा पर अमल हो चुका है और इस सजा से मुझे एक आत्मसंतुष्ट हूं। कसाब ने जो किया था उसकी सजा उसे मिल गई। उसकी मौत से 4 साल पहले लगे मुंबई के जख्म पर मरहम जरूर लगा है, लेकिन जख्म जितना बड़ा है ये मरहम उसके मुकाबले बेहद कम है। 4 साल से हम लोग को ये लग रहा था कि होगा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिलासा देते होगा होगा होगा। ऐसा लग रहा है कि हमारी चिंता नहीं है सरकार को। कैसे हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं कि अभी हमारे पति को मारने वाला अभी तक जिंदा अच्छी तरह से अंदर पड़ रहा है, अच्छी तरह खा रहा है, तो उसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन फाइनली उन लोग ने किया आज, और आज उसको फांसी दे दी। वो उसके लिए हम लोग पूरे परिवार हम बहुत खुश है। मुंबई पर आतंकी हमले के 4 साल बाद कई सवाल हैं जो मुंबई ही नहीं पूरे देश के जहन को मथ रहे हैं। क्या कसाब को फांसी के बाद हो गया पूरा इंसाफ? क्या कसाब की फांसी भर पाएगी मुंबई के जख्म? कसाब तो कठपुतली था, कहां है मुंबई के असली दुश्मन? कब पकड़े जाएंगे 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड? कब मिलेगी हमले के असली मास्टरमाइंड को सजा? कब पकड़े जाएंगे 26/11 के सारे गुनहगार? ये बहुत छोटा प्यादा है। जो असली सरगना है इस टेररिस्ट ऑपरेशन के, वो हैं पाकिस्तानी कर्नल और 2 मेजर, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की, जिन्होंने डेविड हेडली को भेजा, जिन्होंने ट्रेनिंग करी, ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद। जब तक आप उनको नहीं गिरफ्त में लाते, आप सेफ नहीं। कसाब तो बस एक मुखरा था, उसे चलता फिरता बारूद बनाया गया, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल तो किन्हीं और हाथों में था। जब तक वो सारे गुनहगार पकड़े नहीं जाते, जब तक देश के उन दुश्मनों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक तो पूरा इंसाफ बाकी ही है। 21 नवंबर को गुपचुप तरीके से कसाब को पुणे की यरवड़ा जेल में फांसी दे दी गई थी। कसाब आतंकियों के उस जत्थे का अकेला आतंकी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाकर उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। कैसे पकड़ा गया कसाब, कैसे मुंबई में उसने बरसाया आतंक, आज भी यह खौफनाक कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। अजमल आमिर कसाब, आतंकी हमले में पाकिस्तानी हाथ होने का जीता जागता सबूत भारत के हाथ लगा था। कसाब के गुनाहों का हिसाब करने के लिए मुकदमा चलाया गया, उसे वकील भी मुहैया करवाया गया। कसाब पर जो आरोप थे वो थे कत्ल, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, सरकार को अस्थिर करना, अवैध हथियार और विस्फोटक अपने पास रखना। कसाब ने पहले कहा मैं नाबालिग हूं, फिर कहा मैं तो नहीं हूं, फिर कहा मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। इस तरह के अलग अलग हथकंडे कसाब ने अपनाए थे, लेकिन जिसी तरह कसाब जो बदलता रंग करता था, उसके बदलते रंग को ही देखते हुए हमारे पास इतना पुख्ता सबूत था, आखिर उसको हमने फांसी के तक ला ही दिया। मुंबई की विशेष अदालत में मुकदमा चला। 26 फरवरी 2009 को कसाब के खिलाफ 11,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी। कसाब ने खुद ही अपना गुनाह कबूल किया। कसाब ने अदालत को यह भी बताया कि कैसे उसने पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग ली और कैसे हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। हालांकि उसने खूब नाटक भी किया, लेकिन जब नार्को टेस्ट किया गया तो वो तोते की तरह अपना गुनाह कबूल करता चला गया। कितने गोलियां उड़ाया? पता नहीं, दो ढाई मैगजीन था। हाँ, 2 मैगजीन में कितने लोग उनको मारा? पता नहीं, बस ऐसे चलाते रहे, बस चलाते रहे। 6 मई 2010 को मुंबई की विशेष अदालत ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कसाब की फांसी की सजा कायम रखी। कसाब ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे ठुकरा दिया। कसाब को फांसी के लिए 21 नवंबर की तारीख पक्की कर दी गई। 12 नवंबर को कसाब को भी इसकी जानकारी दे दी गई। पाकिस्तान सरकार को भी फैक्स के जरिए कसाब की फांसी की बात बता दी गई।
हमारे मिशन से इंफॉर्मेशन दे दी गई है, एक्सटर्नल अफेयर से उनके पाक सरकार को बताया गया है। उन्होंने लेटर नहीं लिया तो उनको फैक्स से भी हमने ये बताया है। हम समझते थे कि ये आवश्यक है कि पाकिस्तान को ये सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि जो कसाब का परिवार है उस परिवार तक ये सूचना पहुंच जाए। हमारे पास भी जो परिवार की का एड्रेस था उस पर हमने अलग से सूचना भेजने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि वो सूचना पहुंची होगी या पाकिस्तान की सरकार की ओर से पहुंच गई। 21 नवंबर 2012 सुबह 7:36 पुणे की यरवदा जेल में कसाब को फांसी पर लटका दिया गया। कसाब को फांसी के फंदे पर लटकाने को लेकर ऑपरेशन एक्स की खबर दुनिया को तब लगी जब मिशन कामयाब हो गया। इतनी सीक्रेसी हम इसलिए रखे थे कि कोई भी ऐसी चीजें होती हैं वो सीक्रेसी रखना जरूरी होता है, लेकिन मैं इस देश को मैंने बताया था कि जैसे मेरे पास पेपर्स आ जाएगी जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। फांसी से पहले कसाब से आखिरी इच्छा पूछी गई, लेकिन उसने कोई इच्छा नहीं बताई। उसके आखिरी शब्द थे, अल्लाह कसम अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ करे। कसाब को फांसी की खबर से देश की इंसाफ की आस पूरी हुई। आतंकवादियों ने जिनका सब कुछ छीन लिया उन्हें संतोष हुआ, लेकिन उनकी नजरों में कसाब की फांसी से बस इंसाफ की एक कड़ी पूरी हुई है। पूरा जस्टिस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत है और पूरा जस्टिस तो तभी मिलेगा जब पाकिस्तान में बैठे हुए इसके मास्टरमाइंड्स हैं उनको बस सजा होगी। अभी आतंकवाद की लड़ाई बहुत लंबी है और कसाब तो एक वो मौरा था जिसे यहाँ पर भेजा गया था। वो जो मास्टरमाइंड्स पाकिस्तान में बैठे हैं, जो ये सब प्लान करते हैं, अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो वापस ये इस तरह के आतंकवादी हमले इंडिया में हो या कहीं पे भी दुनिया में वे करते रहेंगे। यही सच है। कसाब तो बस मोहरा था। जरूरत है भारत के असली गुनहगारों को सजा दिलवाने की। और उनको यही बोलती हूँ कि अभी इसको फांसी तो दिया, लेकिन अभी ऐसा कुछ नियम ये करो कि हमारे जैसे दूसरे कोई किसी होना नहीं चाहिए और हमारे बच्चे के जैसे और हमारे जैसे कोई विधवा होना नहीं चाहिए। एक समाधान आज हुआ है और भी समाधान होना बाकी है, और ये भी ध्यान रखना कि इस देश के शत्रु और कसब जैसे लोगों को जो पालन पोषण कर रहे हैं वो लोग आज भी सक्रिय है, और उनसे जब तक पूर्ण रूप से नहीं निपटेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। पाकिस्तान में बैठे कसाब के आकाओं ने उसे सपना दिखाया था कि मरने के बाद उसे जन्नत नसीब होगी। जन्नत तो बहुत दूर की बात, उसे अपने देश में दफन होने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। उसकी फांसी के बाद उसी के देश पाकिस्तान ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। कसाब की फांसी तो महज शुरुआत है। पूरे इंसाफ के लिए अभी कई गर्दनें नापनी होंगी। मुंबई हमले में शामिल आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। कसाब और उसके साथियों का रिमोट पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के हाथ में था। भारत ने इसके सारे सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सच तो यह है कि जब तक आतंक के उन सौदागरों को सजा नहीं मिलती, मुंबई पर आतंकी हमले का इंसाफ पूरा नहीं होगा। कहने पे बहुत गलत किया। किसके कहने पे? चाचा के कहने पे। कौन चाचा है? वो जो लश्कर वाला है। लश्कर वाले? कसाब की सांसें थम चुकी हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी जिंदा है कि सीमा पार से चल रहे आतंक के इस घिनौने खेल के असली खिलाड़ी कब फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे। अजमल कसाब को फांसी दी, बहुत अच्छी बात है। आगे जाके तुरंत अफजल गुरु को भी फांसी देनी चाहिए। और ये सूत्रधार के पीछे जितने भी जो मास्टरमाइंड थे
वो मास्टरमाइंड लोगों को भी सजा देनी चाहिए, ताकि आगे कोई मास्टरमाइंड भी नहीं तैयार होगा या टेररिस्ट भी हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कसाब, इस्माइल और उन जैसे दूसरे लोग तो बस मोहरा थे। 26/11 के हमले का रिमोट तो दूसरे दरिंदों के हाथ था। मुंबई का पहला सबसे बड़ा गुनहगार है हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद, जिसकी निगरानी में मुंबई पर हमला करने वाले दसों आतंकवादियों की ट्रेनिंग हुई थी। मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा गुनहगार है ज़की-उर-रहमान लखवी। ज़की लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर है और मुंबई पर हमले के वक्त कराची के कंट्रोल रूम में बैठा आतंकवादियों को जरूरी हिदायतें दे रहा था। इस लिस्ट में अगला नाम है साजिद मीर का। साजिद आतंकियों से सीधे संपर्क में था और हमले के लिए मुंबई शहर को इसी की सलाह पर चुना गया था। मेजर इकबाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का अधिकारी है और ये आका है उस डेविड कोलमैन हेडली का, जिसने मुंबई में हमला करने से पहले उन जगहों की रेकी की थी जहां हमले किए गए। डेविड कोलमैन हेडली अभी अमेरिकी कैद में है। अबू हमजा ने मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी और हमले के वक्त कराची के कंट्रोल रूम में बैठा था। तहव्वुर हुसैन राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मुंबई में रहने की व्यवस्था की थी ताकि वो आराम से रेकी कर सके। इन सब के बीच की अहम कड़ी है अबू जिंदाल, जो हाल ही में हिंदुस्तान के शिकंजे में आया है। अबू जिंदाल ने सभी आतंकवादियों को हिंदी सिखाने का काम किया और मुंबई की जानकारी भी उन्हें मुहैया कराई। फोरेंसिक जांच में यह साफ हो गया था कि हमला करने वाले आतंकवादियों का रिमोट तो कराची में बैठे आतंकवादियों के हाथ में था और मुंबई हमले के दौरान की गई उनकी एक एक हरकत पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के इशारों पर अंजाम दी जा रही थी। नहीं देखो साढ़े ना बिल्डिंग के विच ना नेशनल आर्मी वर्क ना अपनी डिवीजन मजबूत कर रही है अंदर वर्क है जी तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਫਾਇਰ ਕਰੋ ਉੱਤੇ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੈਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲਕਿ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ, ਕਾਹਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, आदमी ने किया है। इंसाफ अभी अधूरा है क्योंकि आंखों से गिरते आंसू अभी सूखे नहीं हैं और ये तब तक नहीं सूखेंगे जब तक असली गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती। बहुत खुश हूँ, हम लोग का घर को जला उसका भी जल गया। मुंबई का दर्द आज भी जिंदा है, दिलों में आज भी एक टीस जिंदा है जो अक्सर आंखों में आंसू बनकर कहते हुए दिख जाती है कि इंसाफ अभी अधूरा है। विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, अशोक आमटे, तुकाराम ओंबले, संदीप उन्नीकृष्णन, गजेंद्र सिंह, ये उन जाबाजों के नाम है जिन्होंने देश की आन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। इनकी शहादत की दास्तां फिजाओं में है, लेकिन इनके घरों में आज अजीब सूनापन है। जख्म आज भी ताजा है। ये जख्म तभी भर पाएंगे जब आतंकी हमले का होगा पूरा इंसाफ। 26/11 के उस सबसे बड़े आतंकी हमले को गुजरे 4 साल हो रहे हैं, लेकिन उसके दिए जख्म आज भी रिस रहे हैं। विजय सालस्कर, जिन जाबाजों ने अपनी शहादत देकर देश की आन की रक्षा की, उनमें से एक। विजय सालस्कर ने कसाब और उसके साथियों से सीधी मुठभेड़ की थी। इसी मुठभेड़ में कसाब जख्मी भी हुआ था और बाद में पकड़ा भी गया, लेकिन इस मुठभेड़ ने विजय सालस्कर की शहादत भी ले ली। तब से ही उनके परिवार को इंतजार था कि कब होगी कसाब को फांसी, कब मिलेगी उनके कलेजे को ठंडक। मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं था, करीब 7:45 बजे। तब मुझे जब उसने दरवाजा खटखटाया, मुझे लगा कि शायद वापस कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया। मुझे ये ध्यान में ही नहीं आया कि, और वो बोल रही कि कसाब को फांसी हुई है। मुझे लगा कि फिर से कुछ हो गया है, फिर से, क्योंकि हमने इन 4 सालों में कहीं पर हमारी उम्मीद जैसे मर सी गई थी। 26/11 के उस सबसे बड़े आतंकी हमले को गुजरे 4 साल हो रहे हैं, लेकिन उसके दिए जख्म आज भी जिंदा है। मुंबई का दर्द आज भी रिस रहे हैं। 26/11 के उस सबसे बड़े आतंकी हमले को गुजरे 4 साल हो रहे हैं, लेकिन उसके दिए जख्म आज भी रिस रहे हैं। 4 सालों में कहीं पर हमारी उम्मीद जैसे मर सी गई थी।
अब जरा ये मंजर देखिए, इस मां के इन आंसुओं पर कौन पत्थर दिल है जो पिघल कर पानी ना हो जाए। ये उस जांबाज मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की मां है जिनका बेटा देश की आबरू बचाते बचाते शहीद हो गया था। कसाब को फांसी लगने के बाद संदीप के पिता को जैसे थोड़ा करार आया है। वो तो एक गुनहगार था, गुनहगार को उचित शिक्षा मिल गया, वो है मेरा पहला रिएक्शन। ये है देहरादून के पास का एक गांव। मुंबई हमले में शहीद हुए एनएसजी कमांडो गजेंद्र बिष्ट का गांव। कमांडो गजेंद्र बिष्ट आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उनकी शहादत की खबर पाकर पूरा गांव फूट फूट कर रोया था। और जब कसाब को फांसी लगी तो गांव वालों ने जैसे राहत की सांस ली। लेकिन कमांडो गजेंद्र बिष्ट की बूढ़ी मां को भला कौन समझाए। आज भी उनकी आंखें गंगा जमुना हो जाती हैं। आज भी उन्हें लगता है कि उनका बेटा जिंदा है, लौटकर मां के पास वो जरूर आएगा। एक कसाब को फांसी देने के बाद ये कहानी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक मुंबई हमले के गुनहगारों का पूरा हिसाब नहीं हो जाता। कोई मुंबई किसी काम से आया था, मारा गया। कोई ट्रेन से अपने घर जा रहा था, वो मारा गया। जो मुंबई कमाने आया था वो मारा गया। आतंकियों ने बेगुनाहों की लाशों के ढेर लगा दिए थे। उनके घर वाले आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। इन सब का कलेजा तो तभी ठंडा होगा जब मुंबई के सारे गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी। फरीदाबाद के देव सिंह गुसाई, इनका नौजवान बेटा गौतम होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके होटल ताज में ट्रेनिंग कर रहा था। 26/11 के आतंकी हमले में गौतम भी जान गंवा बैठा। देव सिंह की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। कसाब को फांसी मिलने की खबर से उनका वो जख्म फिर से ताजा तो हो गया, लेकिन इसी खबर से उनके जख्म पर मरहम भी लगा। आज पूरा देश भी ये समझ कर, जितने भी वहां जितने निहत्थे लोग वहां पे 166 के करीब वहां पे मरे हैं बॉम्बे में, तो उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि ये हो कि कसाब को फांसी मिल गई। वाराणसी की सुनीता यादव को देखिए। उनके पति उपेंद्र गुजरात में नौकरी करते थे। पूरे परिवार के साथ वो 26/11 की रात लौट रहे थे। मुंबई के वीटी स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, अचानक ही आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सुनीता की नजरों के सामने ही उनके पति की जान चली गई। ट्रेन का इंतजार कर रही थी महानगरी का। उसी समय हमारे हस्बैंड आराम कर रहे थे और भाई भी आराम कर रहा था, बेटी भी सोई थी। और उसी समय ऐसा फटकारा फूटने लगा कि हम लोग समझ नहीं पाए। इस वक्त बम ब्लास्ट होने लगा। ये तो दर्द की चंद दास्तान हैं जिन्हें देखकर आंखें भर आती हैं। आतंक के सौदागरों की गोलियों से 166 लोगों की जानें गई थी। इन सभी घरों में आज भी मातम है। 26/11 के उस आतंकी हमले के 4 साल बीत जाने के बाद भी इन परिवारों का दर्द आज भी टीसता है। कसाब को फांसी मिलने से इनके कलेजे को थोड़ी ठंडक जरूर मिली है, लेकिन ये महसूस करते हैं कि अभी कसाब को फांसी देने से सिर्फ इंसाफ की शुरुआत हुई है। मुकम्मल इंसाफ तो अभी बाकी है। मुंबई पर आतंकी हमले की 4थी बरसी पर यह थी हमारी खास पेशकश इंसाफ अभी बाकी है।